हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9th रेमेडियल वर्कबुक है, उसकी वर्कशीट नंबर 42। यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट मैटर अपना रहता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और लर्निंग पॉइंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसी एक और नाम से लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। जो इनर्शिया है एक ऐसी टेंडेंसी है, एक प्राकृतिक प्रकृति है किसी भी ऑब्जेक्ट की, चाहे वो गतिशील अवस्था में हो, चाहे वो स्टेट अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, दोनों ही कंडीशन में वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, गति का पहला नियम क्या है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, and if it is in motion it will remain at motion unless external force is applied on it। गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में बना रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में बना रहना चाहता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द कॉइन फॉलिंग इनटू द ग्लास इन द गिवन पिक्चर। ये देखिए, एक ग्लास है, इसके ऊपर एक ये लगाया हुआ है, यहाँ पे कोई गत्ता कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। जब कार्ड को इस तरह से फिंगर से हिट किया जाता है तो कार्ड है वो बाहर जाके गिरता है, जबकि सिक्का है, कॉइन है, वो बाल्टी के अंदर गिर जाता है या ग्लास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो द inertia of the coin try to maintain its state of rest even when the card flow off। तो यहाँ पे जो कॉइन है, देखिए हम एक्सटर्नल फोर्स किस पे लगा रहे हैं? ओनली कार्ड पे लगा रहे हैं। तो कार्ड है वो तो गतिशील हो जाता है, बट इनर्शिया जड़त्व के कारण जो सिक्का है वो अपनी स्थिर अवस्था में ही बना रहना चाहता है। इस वजह से सिक्का गत्ते के साथ में आगे नहीं जाता है, सिक्का बाल्टी के अंदर या जो गिलास है उसके अंदर ही गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू डस्ट पार्टिकल मूव आउट व्हेन द बेडशीट इज शेकन। यहाँ पे हर एक जो एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिया हुआ है वो गति के फर्स्ट नियम से दिया गया है। तो देखिए, जब बेडशीट को हम हिलाते हैं, जोर से झाड़ते हैं, तो डस्ट पार्टिकल है वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जैसे ही हम बेडशीट को इस तरह से झाड़ेंगे तो बेडशीट तो क्या हो गई? गतिशील हो गई, बट जो डस्ट पार्टिकल है वो अपनी स्थिर अवस्था में बने रहना चाहता है, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। यही लिखा हुआ है, व्हेन बेडशीट इज शेकन द बेडशीट अटेन द स्टेट ऑफ पोजीशन while dust particle remain in rest due to the inertia। क्वेश्चन नंबर 5 है, when a branch of a tree is shaken vigorously some leaves fall down, why does this happen। जब किसी पेड़ को तेजी से हिलाया जाता है तो कुछ लीफ है वो नीचे गिर जाती है। क्यों? तो देखिए, जब किसी पेड़ को तेजी से हिलाया जाता है तो पेड़ तो गतिशील हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर लगी जो लीव्स है वो अपनी स्थिर अवस्था में बने रहना चाहती हैं, इसलिए नीचे गिर जाती हैं। तो व्हेन ट्री इज शेकन वाइग्रसली ट्री कम इन मोशन व्हाइल लीव्स हैव टेंडेंसी टू बी इन रेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 43। इसके अंदर देखिए, जो सब्जेक्ट मैटर रहता है वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और लर्निंग पॉइंट है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डेफिनेशन डिफाइन मोमेंटम। मोमेंटम का हिंदी मीनिंग होता है, देखिए, संवेग। तो द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज the product of its mass and velocity and has the same direction as the velocity।
जो मोमेंटम होता है इसको p से शो किया जाता है। किससे शो किया जाता है? p से। और ये इक्वल होता है m और v। यहाँ पे p क्या है? ये मोमेंटम है, m है वो उस ऑब्जेक्ट का मास है, और v क्या है? वेलोसिटी है। तो जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो सेकेंड लॉ है मोशन का, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। F यहाँ पे फोर्स, m यहाँ पे मास, और ये a है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं कि जो वेलोसिटी चेंजेस की जो रेट होती है वो, तो वेलोसिटी चेंज की रेट तो हम जानते हैं कि v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ पे a की जगह v माइनस यू अपॉन टी लिख दिया हमने। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और t है यहाँ पे टाइम। What is the physical quantity measured by the second law of motion? Second law of motion, गति के दूसरे नियम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है? तो फोर्स। इन क्रिकेट द बॉलर रोटेट हिज हैंड बिफोर बॉलिंग वाई to apply extra force on the ball. The bowler rotate his hand before bowling. जो बॉलर होता है वो बॉलिंग करने से पहले अपने हाथ को रोटेट करता है, क्यों? तो देखिए बॉल के ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के लिए वो ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति का तीसरा नियम क्या है? तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन and they act on two different bodies. गति का तीसरा नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक एक्शन के प्रति एक रिएक्शन होता है, और दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है, और इनकी जो क्षमता होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है, और ये दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ के अंदर गति के तीसरे नियम के कुछ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए हम बात करें रॉकेट की, तो रॉकेट के अंदर क्या होता है? रॉकेट इंजन है वो धुआं निकालता है। तो रॉकेट इंजन क्या निकालता है? धुआं निकालता है। तो हम जानते हैं धुआं किधर निकलता है? नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है ना। और जो धुआं है वो क्या करता है? इस रॉकेट इंजन को ऊपर की तरफ पुश करता है। रॉकेट इंजन को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो रॉकेट इंजन धुएं को नीचे की तरफ, धुआं रॉकेट इंजन को ऊपर की तरफ, यानी इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट होती है। इसी तरह से हम बात करें बर्ड्स की, ठीक है ना। तो जो एयर है, बर्ड्स कैसे हवा में उड़ते हैं? एयर है वो इनको बर्ड्स को ऊपर की तरफ धकेलती है, यानी उड़ने के लिए तैयार करती है, और इसके पंख हैं वो हवा को नीचे की ओर भेजते हैं। इस तरह से ये हर रिएक्शन के प्रति विपरीत एक एक्शन होता है। यही क्या होता है? गति का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 42, ग्रेविटेशन। आज का लर्निंग पॉइंट ग्रेविटेशन इसका है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, द बॉल थ्रोन बाय ए पर्सन इन अपवर्ड डायरेक्शन रिटर्न बैक टू द राउंड वाई ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स। कोई भी जो अर्थ है उसके अंदर ग्रेविटेशनल पावर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने की, और इसी वजह से ऊपर की ओर फेंकी गई बॉल है वो नीचे की तरफ वापस आ जाती है। ड्यू टू विच फोर्स इज पॉसिबल फॉर द मून टू रोटेट अराउंड द अर्थ। किस फोर्स की वजह से अर्थ के चारों ओर मून का जो रोटेट है वो रोटेशन पॉसिबल होता है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक रूल है वो क्या है? द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट द फोर्स ऑफ डायरेक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट
दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी लगने वाला जो फोर्स है, यहाँ पे बात हो रही है दो ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना, ए और बी। तो जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। यानी ये जो दो ऑब्जेक्ट लिए हैं उनके मास के मल्टीप्लाई के तो होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। फिर देखिए सेकंड कह रहा है ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों ऑब्जेक्ट के, जैसे ये कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच की दूरी d है, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास स्मॉल m है। तो जो लगने वाला फोर्स है वो इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल एंड इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से इसको हम फोर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है वो हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इतनी तो बात कर ही ली, चलो हम इस पूरे फॉर्मूले को डिराइव ही कर लेते हैं। फिर देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ करते हैं तो एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, देखिए कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर के, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये प्रोपोर्शनल साइन को हम हटा देते हैं तो F इज इक्वल टू कैपिटल G M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, इस तरह से ये डिराइव होता है। G यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो देखिए जो फॉर्मूला है यहाँ पे F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट जो है इनका मास है m और स्मॉल m, d इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है और g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 45, जिसके अंदर लर्निंग पॉइंट रहता है फ्री फॉल। लर्निंग पॉइंट क्या रहता है, फ्री फॉल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। जो एक्सेलरेशन है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, उसकी वैल्यू क्या है तो 9 m मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या है, फ्री फॉल इज डिफाइंड एज द सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की अधिकता में, जब ग्रेविटी की अधिकता में कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है तो वो होता है फ्री फॉल। विच प्रॉपर्टी मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इनर्शिया। डिफाइन वेट, वेट किसके इक्वल होता है, तो देखिए वेट जो होता है वो m इंटू जी। वेट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वेट के अंदर, भार के अंदर, भार के अंदर द्रव्यमान और उसके साथ में जो गुरुत्वीय त्वरण आता है उसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और जी की वैल्यू देखिए हमने पहले ही बात की है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको नियर इक्वल 10 भी माना जाता है, ठीक है। फिर है यानी इसके अंदर मास के अंदर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें या 9.8 का मल्टीप्लाई करें तो वो उसका वेट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी कोई ऑब्जेक्ट का जो मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है 5 kg है, द्रव्यमान कितना है 5 kg। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मास, मास कितना है 5 kg। तो उसका वेट कितना होगा 5 इंटू, अगर मैं इसको 10 मानूं तो ये 10 और 50 हो जाएगा। वेट कितना होता है उसका 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये मास और वेट की ही बात चल रही थी। मास क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे कभी चेंज नहीं होता है। और वेट है तो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ। जो वेट होता है वो एक फोर्स है जो कि पृथ्वी की तरफ क्या रहता है? आकर्षित रहता है। ठीक है, ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। मास ऑलवेज कांस्टेंट रहता है जबकि ये कांस्टेंट नहीं रहता है। राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये हो गया प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। इस तरह से अपनी ये वर्कशीट नंबर 45 तक कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ में। अगर आपको इन वर्कशीट्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।